नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वेदांत और आप लोग पढ़ रहे हैं आजकल इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज़। और इस इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज़ में पहले आपने नेशनल इनकम पढ़ी है और उसके बाद फिर प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और उसी में आपको हमने बताया था एक विशेष प्रकार का एक क्लू जिसके माध्यम से आप किस तरह से इकोनॉमी में जो परिवर्तन आते हैं या होने चाहिए वो चीज़ आपने पढ़ी थी। अब हम लोग आज एक ऐसा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका हिंट हमने पिछले ही वीडियो में किया था और थोड़ी सी बातें उस पर की थी, है ना। तो सारे वीडियोस चूँकि लेक्चर सीरीज़ है तो जुड़े हुए हैं, तो पिछला लेक्चर आप देखेंगे तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। बहरहाल हम वो आपको क्लियर कर दें कि वो चीज़ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहा जाता है मुद्रास्फीति, है ना, यानी इन्फ्लेशन। ये जो मुद्रास्फीति है ना, जिसको कि हम लोग महंगाई कहते हैं, सामान्य शब्दावली में महंगाई बोल दिया जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि न केवल इसका हर व्यक्ति पर और पूरी इकोनॉमी पर, है ना, यानी इंडिविजुअल लेवल पर भी और कलेक्टिव लेवल पर भी न केवल इसका बहुत ज़्यादा असर होता है, बल्कि इसका जो प्रभाव है वो रोजगार पर भी पड़ता है ना, राष्ट्रीय आय पर भी पड़ता है, तो ये एक, और पूरी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर भी पड़ता है। तो ये बहुत एक व्यापक शब्दावली है और ये एक व्यापक कॉन्सेप्ट है, और यही कारण है कि इसकी व्यापकता और सूक्ष्मता के कारण ही ना इसको समझने में भी थोड़ी सी लोगों को दिक्कत होती है। कोशिश हमारी ये रहेगी कि बहुत सरल शब्दों में आपको ये सारी बातें हम स्पष्ट करें। इसमें हम आपको बताएंगे कि मुद्रास्फीति या महंगाई क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका प्रभाव किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार से पड़ता है, और अल्टीमेटली जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसको मापा कैसे जाता है ना। आपने सुना होगा वो होल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक ना, या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ना, WPI, CPI। तो आखिर वो क्या हैं, कैसे उनको संगठित किया जाता है और किस तरह से उनका संचालन होता है और कौन करता है, ये सारी बातें आप इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मुद्रास्फीति पर। तो यहां पर आपको हम बिल्कुल उसके शब्दों पर जो फोकस है उसी के आधार पर बताना चाहेंगे। मुद्रा, ठीक है, यानी किसी भी प्रकार के लेन देन का जो साधन है वही मुद्रा है, ठीक है। दूसरी तरफ कहा गया स्फीति। स्फीति का मतलब होता है प्रसार, है ना, फैलाव, किसी चीज का बढ़ना। तो इसका मतलब हुआ कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा के बढ़ने को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। सरल शब्दों में समझ में आ गया कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रसार को, मुद्रा के बढ़ोतरी को, उसकी जो वृद्धि है ना, तो जो सच एक तरह से कह सकते हैं कि जो मनी का इनफ्लो अर्थव्यवस्था में अगर ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति। कितना सरल है। अब इसी के साथ दूसरी चीज समझिए जो कि जुड़ी हुई है। जब हम ये कहते हैं किसी चीज को कि कोई चीज बढ़ गई या घट गई, तो स्वाभाविक है कि ये चीज किसी के सापेक्ष कह रहे होंगे, है ना, क्योंकि बिना किसी चीज को लिए हुए, किसी रिलेटिव एक कॉन्सेप्ट को या वस्तु को बिना लिए हुए हम ये नहीं किसी चीज को कह सकते ना कि ये बड़ी है छोटी है। जैसे वो परंपरागत आपको एक कॉन्सेप्ट पता है ना कि ये लाइन बड़ी है कि छोटी है, पता नहीं, ठीक है, लेकिन जब इसके बगल में कोई बड़ी लाइन खींचेंगे तो ये छोटी हो जाएगी, इसके बगल में अगर आप छोटी लाइन खींच देंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। तो उसी तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि मुद्रा का प्रसार, इनफ्लो ऑफ मनी, ये मुद्रास्फीति है, ये बात सही है, लेकिन ये किसके सापेक्ष ये बात कही जा रही है? तो पता चला कि ये बात कही जा रही है जो भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन है, ठीक है ना। ये उत्पादन किसका? ये उत्पादन वस्तुओं का भी और सेवाओं का भी, है ना। तो वस्तु और सेवा, इनका जो भी उत्पादन है इसके सापेक्ष की जा रही है, क्योंकि आखिर मुद्रा का प्रयोग क्या है? अभी हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि मुद्रा वास्तव में क्या है, किसी भी वस्तु या सेवा के लेन देन यानी खरीद बिक्री, जो उनका आपस में आदान प्रदान होता है, उसका साधन है। तो स्वाभाविक है कि कितनी भी आपके पास मुद्रा हो, लेकिन अगर आपके पास खरीदने के लिए या किसी से उसको बदलने के लिए आपके पास सामने ना वस्तु या सेवा नहीं है, तो वो मुद्रा किस काम की, है ना। किसी एक ऐसे आइलैंड के बारे में सोचिए कि बहुत सा पैसा लेकर के आप एक बिल्कुल जिसको कह सकते हैं ना कि विजन आइलैंड में, एकदम जहां पर कोई भी नहीं है, कुछ वस्तु नहीं है, सेवा नहीं है, व्यक्ति नहीं है, मार्केट नहीं है, वहां पर आप पड़े हैं, तो किस काम की?
तो स्वाभाविक है कि वास्तव में जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन है, वस्तुएं या सेवाएं हैं, जो मार्केट में चीजें उपलब्ध हैं, वस्तुतः इन्हीं के सापेक्ष तो हमको चाहिए होती है मुद्रा। ठीक है, तो इसका तो कि अर्थव्यवस्था में या कीमतों में संतुलन कब बना रहेगा? जब ये जो उत्पादन है और ये मुद्रा है दोनों ही बराबर स्थितियों में रहें। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से वस्तुओं और जितनी वस्तुएं और सेवाएं अर्थव्यवस्था में हैं, है ना, ऑलमोस्ट उसी प्रकार उतनी ही मुद्रा अर्थव्यवस्था में इनफ्लो कर रही हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये बराबर है। जैसे अभी हमने आपको दो लाइनों की बात की, तो ये दोनों लाइनें क्या हैं? बराबर हैं। ये फर्ज करिए कि प्रोडक्शन की लाइन है और ये मनी की लाइन है, मुद्रा की लाइन है, दोनों बराबर हैं, संतुलन है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें से मनी की लाइन बढ़ जाए तो बढ़ जाने का मतलब क्या हो गया कि जो अर्थव्यवस्था में वस्तुएं और सेवाएं हैं, है ना, ये मुद्रा के इनफ्लो या मुद्रा की सप्लाई की तुलना में कम हो गई। ठीक है ना, तो जब वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में जो मुद्रा की सप्लाई है वो बढ़ जाती है, तभी उसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो अब यहां पर दो वेरिएबल सामने आ गए, है ना। पहले हमने सिर्फ आपको यह कहा कि मुद्रा का बढ़ना मुद्रास्फीति है, फिर हमने आपको बताया कि मुद्रा का बढ़ना किसके सापेक्ष? मुद्रा का बढ़ना वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के सापेक्ष। तो वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन के सापेक्ष अगर मुद्रा ज्यादा है तो मुद्रास्फीति होगी। ठीक है, तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट आपको यह दिमाग में रखना है कि अब ये सब बातें हम लोगों ने तो कांस्टेंट, जैसे ये लाइन है ये तो स्थिर है ना, इसके आधार पर कर दी, लेकिन अर्थव्यवस्था में या दुनिया में हर चीजें तो चलती रहती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वस्तुएं और सेवाएं भी बढ़ रही हैं, मुद्रा का इनफ्लो भी बढ़ रहा है। तब फिर कम ज्यादा कैसे होगा? कम ज्यादा ये होगा दोनों के रेट को लेकर के, दोनों की दर को लेकर के। अब क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा? अब निष्कर्ष ये निकलेगा कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जिस दर से हो रहा है, अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा का अंतर प्रवाह, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का इनफ्लो उस दर की तुलना में अधिक तेजी से हो रहा है, तो मुद्रास्फीति होगी। ये परिभाषा बन गई आपकी, है ना। ये किसी भी अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की दर है उसकी तुलना में अगर मुद्रा की आपूर्ति की दर, है ना, इनफ्लो ऑफ मनी, अगर वो ज्यादा हो जाए तो मुद्रास्फीति होती है। क्यों? बड़ी सरल बात है, वो इसलिए होती है कि जब आपके पास मुद्रा ज्यादा आ जाएगी, है ना, तो स्वभाव और उसकी तुलना में वस्तुओं और सेवाओं की जो बढ़ोतरी की दर है वो कम रहेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा मुद्रा ज्यादा आय उत्पन्न करेगी, ज्यादा मांग उत्पन्न करेगी, और जब ज्यादा मांग रहेगी और सप्लाई कम रहेगी तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्या हो जाएंगी? इनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। इसीलिए इसको महंगाई कहा जाता है। ध्यान करिए, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि आय का क्या हम उपयोग करते हैं। तो आय का उपयोग हम एक तरफ उपभोग के लिए करते हैं, दूसरी तरफ बचत के लिए करते हैं। तो उपभोग वाले पॉइंट पर चलिए। अगर हम उपभोग करते हैं तो मांग करते हैं, ठीक है। अब हमने मांग तो कर ली, लेकिन जो उत्पादन है वो उस दर से नहीं आगे बढ़ा, तो स्वाभाविक है कि अर्थव्यवस्था में मांग पूर्ति का असंतुलन पैदा हो जाएगा। यानी मांग ज्यादा हो जाएगी, पूर्ति कम हो जाएगी, और जिसकी मांग ज्यादा होती है उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। क्लियर है? अब थोड़ा सा जटिल होने जा रहा है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। अभी हमने कहा कि जो प्राइसेस हैं, चाहे वो कमोडिटी की हो या सर्विसेज की हो, ये क्या हो जाएंगी? बढ़ जाना। इसी को महंगाई कहते हैं या मुद्रास्फीति कहते हैं। अब अगर हम इसको, अभी तो हमने इस दृष्टिकोण से देखा, अब हम इसको मुद्रा के दृष्टिकोण से देखें। अभी तो हमने वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें देखी मुद्रा में, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि मुद्रा की कीमत वस्तुओं और सेवाओं के सापेक्ष। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे फर्ज करिए कि आपने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी, मान लिया आपने बिस्किट खरीदे, ठीक है ना। आपने बिस्किट खरीदे 100 रुपए में, तो इसका तो कि इसमें मान लेते हैं कि आपको एक पैकेट बिस्किट मिलता है, ठीक है। एक पैकेट बिस्किट मिला 100 रुपए में, तो 100 रुपए जो है ये वास्तव में एक पैकेट बिस्किट के बराबर है, या फिर ये कहें कि एक पैकेट बिस्किट कितने बराबर है? 100 रुपए का,
ठीक है ना। जैसे आप एक पेन खरीदते हैं, 10 रुपए की आपने पेन खरीदी मान लिया, तो 10 रुपए की पेन खरीदी, या फिर ये कहें कि एक पेन वास्तव में कितने के बराबर है, 10 रुपए के बराबर। मुद्रा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पेन कितनी होगी, 10 रुपए के बराबर, और वस्तु के रूप में देखेंगे तो क्या होगा, 10 रुपए के बराबर एक पेन होगी। ये बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझे रहिएगा। इधर हमने वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों की बात की, अब हम बात करते हैं मुद्रा की कीमत की। मुद्रा की कीमत को क्या कहते हैं, परचेजिंग पावर, मुद्रा को खरीदने की शक्ति। मुद्रा के द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की शक्ति होती है वो होती है परचेजिंग पावर, और जो परचेजिंग पावर होती है वो होती है मुद्रा की कीमत। अब यहां पर हम इसको कीमत ना कह करके, प्राइस ना कह करके हम वैल्यू शब्द का प्रयोग करते हैं, ताकि ये दोनों का अंतर आपके दिमाग में रहे, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, प्राइस बढ़ी किसकी, कमोडिटी और सर्विसेज की, और यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, यहां पर बात कर रहे हैं परचेजिंग पावर की, यानी वैल्यू की, यानी वैल्यू ऑफ रुपी, वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है ना। तो जब महंगाई हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि जितनी चीजें हम एक निश्चित पैसे से खरीद रहे थे उसकी तुलना में हम उतने पैसे से कम खरीद पाएंगे। जब कम खरीद पाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रुपया है या जो मनी है, उस रुपए की जो परचेजिंग पावर है, यानी उसका जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा, मूल्य उसका गिर जाएगा, है ना। जैसे अभी हमने ये उदाहरण देता है कि 100 रुपए बराबर क्या है, एक पैकेट बिस्किट का। लेकिन बाद में जब ये महंगा हो गया तो ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में हो रहा है 110 रुपए देते हैं तब जाकर के हमको ये एक पैकेट बिस्किट मिलता है, ठीक है। तो कहां 100 रुपए बराबर एक पैकेट बिस्किट था, और अब अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि एक पैकेट बिस्किट खरीदने के लिए हमको 110 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो जो पैसा है उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई ना, और परचेजिंग पावर कम होने का मतलब हुआ कि मुद्रा का मूल्य कम हो गया, क्योंकि मुद्रा का मूल्य कभी ना एक पैकेट के बराबर था और अब एक पैकेट के लिए हमको 10 रुपए अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब हो कि मुद्रा का जो मूल्य है, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो घट गई, ठीक है ना। तो अब हम इसको और सरल ढंग से ये बात कह सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की दर की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति की दर बढ़ जाती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप ये उसका रिजल्ट ये होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि मांग बढ़ी तो कीमतें बढ़ गई, तो कीमतें बढ़ जाती हैं। और कीमतों के बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू ऑफ रुपी है, जो मुद्रा का मूल्य है, वो घट जाता है। यानी एक तरफ से वस्तुओं और सेवाओं की, कमोडिटीज और जो सर्विसेज हैं, इनकी मार्केट प्राइस बढ़ती है, और दूसरी तरफ वैल्यू ऑफ रुपी घटती है, परचेजिंग पावर घटती है। तो मुद्रास्फीति का ये सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है, और इसी परिणाम से बाकी सारे इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो निकलते हैं, है ना। क्या निकलते हैं, ये चीज आती है। जैसे परिभाषा क्लियर हो गई आपको, तो अब आपको देखना है कि वास्तव में मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या पड़ता है। पहले हम लोग इसको इंडिविजुअल जो प्रभाव होता है, व्यक्ति के लेवल पर जो प्रभाव होता है, उसके आधार पर जानने की कोशिश करें। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसको एक छोटे से किसी उदाहरण से आपको हम समझाते हैं। जैसे फर्ज करिए कि एक व्यक्ति कर्ज लेता है, यानी ऋणदाता है ना, और दूसरा कर्ज लेता है यानी ऋणी है ना। तो एक कर्ज देने वाला और दूसरा कर्ज लेने वाला, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखिए कि फर्ज करिए इसने 100 रुपए इसको दिए, ठीक है। अब इस बीच इन्फ्लेशन आई, है ना। फर्ज करिए 10% की इन्फ्लेशन आई। तो जब 10% की इन्फ्लेशन आई तो जो ये ऋणी है, ये इसको, अभी हम लोग ब्याज वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे बात कर रहे हैं उसके प्रिंसिपल अमाउंट की। तो जो ऋणी है ना, वो इस ऋणदाता को कितना पैसा वापस करेगा, 100 रुपए ही वापस करेगा ना। ऋणदाता प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में उसको 100 रुपए ही तो वापस करेगा, ठीक है। लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण, मुद्रास्फीति होने के कारण उस 100 रुपए की जो परचेसिंग पावर है वो घट गई, क्योंकि पहले जब उसने ऋण दिया था उस वक्त वो 100 रुपए से एक पैकेट बिस्किट के बराबर उसको दिया था, ठीक है। लेकिन जब ऋणी यानी ऋण लेने वाला उसको 100 रुपए वापस करता है, तब वो अगर मार्केट में जाकर के 100 रुपए से वही बिस्किट का पैकेट लेना चाहता है तो वो नहीं ले पाता है, क्योंकि वहां पर उसकी कीमत कितनी हो गई, 110 रुपए,
ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऋणी ने जो पैसा वापस किया 100 रुपए, ये कम परचेजिंग वैल्यू वाला था, जबकि जब उसने ऋण 100 रुपए लिया था तो वो ज्यादा परचेजिंग कर सकता था। इस अर्थ में ये किसमें रहा, ये लाभ में रहा, ठीक है, और इसको हानि उठानी पड़ी। समझ में आ गया ये, है ना, कि अगर कोई ऋण दे रहा है और दूसरा ऋण ले रहा है, तो जब उसने ऋण दिया, फर्ज करिए कि उसने ऋण दिया जनवरी में, तो जनवरी में जब उसने ऋण दिया तो वो 100 रुपए से ना कोई चीज आ रही थी जितनी, जब उसने जून में उसका पैसा वापस किया या अगले साल उसका पैसा वापस किया तो वो चीज उतने पैसे में नहीं मिल रही है। इसका मतलब हुआ कि उसको कम परचेजिंग वाला पैसा वापस मिला, तो इसलिए उसको नुकसान हुआ, और इधर जो ऋणी है इसको लाभ मिल गया। समझ में आ गई बात। तो इसी तरह से आप और चीजों को अगर देखना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि कौन हानि में रहेगा और कौन लाभ में रहेगा, है ना। जैसे जो लोग सैलरी पेड पर्सन्स होते हैं, जो वेतन भोगी होते हैं, है ना, जिसने सरकारी कर्मचारी हैं या कोई निजी क्षेत्र के भी कर्मचारी हैं जिनको एक निश्चित पैसा मिलता है, ठीक है, तो वो जो वेतन भोगी हैं ये भी हानि में रहेंगे, है ना। क्यों हानि में रहेंगे? इसलिए हानि में रहेंगे कि इनका जो पैसा है, इनकी जो इनकम है, इनकी जो सैलरी है वो फिक्स है। अब वो सैलरी तो उतनी ही फिक्स है, सैलरी तो इनको 100 रुपए ही मिल रही है, लेकिन वो 100 रुपए इन्फ्लेशन से पहले एक पैकेट बिस्किट खरीदते, उस 100 रुपए से एक पैकेट बिस्किट खरीद सकते थे, लेकिन बाद में उनकी सैलरी तो 100 रुपए ही है, लेकिन इन्फ्लेशन होने के कारण अब वो एक पैकेट बिस्किट नहीं खरीद पा रहे हैं, बल्कि उसके लिए उनको 10 रुपए अतिरिक्त देना पड़ रहा है, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि वेतन भोगी कि उसमें नुकसान हुआ, ठीक है ना। इसी तरह से जो मकान मालिक है, जो मकान मालिक है ना, लैंडलॉर्ड है, इसको भी इसमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि मकान मालिक ने किराया 10,000 रुपए किराए में उसने अपना फ्लैट दिया ना जनवरी में, और उसके बाद जब जून में या अगले साल जनवरी में उसको 10,000 रुपए ही मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो 10,000 रुपए से जितनी चीजें खरीद सकता था उससे कम चीजें खरीदेगा अब, तो स्वाभाविक है कि मकान मालिक को इसमें नुकसान हुआ। और जो किराएदार है, किराएदार को फायदा हो रहा है, इसको लाभ मिल रहा है, वेतन भोगी को नुकसान हो रहा है, और जो नियोक्ता है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसको लाभ हो रहा है। समझ में आ रही है बात। लेकिन ये इसको हमें अब इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या बना लें? कॉन्सेप्ट ये बना लें कि जिनकी इनकम फिक्स है, जिनकी इनकम स्थिर है, महंगाई से या इन्फ्लेशन से उनको नुकसान होता है, लेकिन जिनकी इनकम फिक्स नहीं है ना, जिनकी जो आय है वो फिक्स नहीं है, उनको इसमें नुकसान नहीं होता, उसको इनमें लाभ होता है। जैसे फर्ज करिए उद्योगपति है ना, उद्योगपति हो गया, व्यापारी हो गया, ठीक है ना, इनको इसमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो आय है वो लाभ के रूप में है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी, वैसे वैसे इनका लाभ बढ़ता जाएगा, और जब लाभ बढ़ता जाएगा तो इनको नुकसान नहीं होगा। तो ये सब किस में रहेंगे? फायदे में रहेंगे, ठीक है। तो सरल शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि जिनकी इनकम फिक्स नहीं होती है उनको इसमें लाभ होता है इन्फ्लेशन में, और जिनकी इनकम फिक्स होती है उसमें उनका नुकसान होता है। यही कारण है कि जो उद्योगपति है, व्यापारी है, किराएदार है ना, या लोगों को जो नियुक्त करता है, ये सभी लोग चाहते हैं कि इन्फ्लेशन रहे, है ना। दूसरी तरफ जो वेतन भोगी है, मकान मालिक है, ऋण देने वाला, ये चाहते हैं कि इन्फ्लेशन ना हो। ये कश्मकश रहती है अर्थव्यवस्था में, और आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में दोनों तरह के लोग हैं। अब भाई एक तरफ उद्योगपति है, व्यापारी है, तो दूसरी तरफ एक सैलरी पेड पर्सन उपभोक्ता भी तो है ना। अब वो जो सैलरी पेड पर्सन कंज्यूमर है, उसके लिए तो महंगाई बुरी है, लेकिन एक उद्योगपति, एक व्यापारी के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, उसमें तो मुद्रास्फीति बड़े लाभ की है ना। तो इसलिए इसमें एक बड़ा सूक्ष्म संतुलन, बहुत ही नाजुक जो संतुलन है वो बनाए रखना पड़ता है, ठीक है। और यही बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी सरकार के लिए, या किसी भी केंद्रीय बैंक के लिए, या जो भी उसकी अथॉरिटीज हैं जो कि इसको नियमित करती हैं। अब यहां पर हम आपको थोड़ी सी बात दूसरे लेवल पर ले जाते हैं, क्योंकि अभी प्रभाव हमने क्या बताया? इंडिविजुअल लेवल पर। अब हम लोग प्रभाव देखते हैं इसको अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। अर्थव्यवस्था में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अगर मुद्रास्फीति है तो अर्थव्यवस्था में दो प्रभाव सुनिश्चित हैं। पहली बात तो यह है कि
जब महंगाई बढ़ रही है तो इसका मतलब हुआ कि जो उद्योगपति और व्यापारी हैं इनका लाभ बढ़ रहा है, और अगर ये लाभ में है तो इनको प्रोत्साहन मिलेगा, ये मोटिवेट होंगे और भी ज़्यादा उत्पादन करने के लिए, और जितना उत्पादन ये बढ़ाना चाहेंगे उतनी ही जो औद्योगिक इकाइयां हैं ना या उत्पादक इकाइयां हैं वो औद्योगिक इकाइयां ये लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, तो लाभ बढ़ेगा तो वो चाहेंगे कि उत्पादन बढ़े, क्योंकि जितना उत्पादन करेंगे, जितना ज़्यादा वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उतना उनका लाभ का अमाउंट बढ़ेगा। जितना उत्पादन बढ़ाना चाहेंगे उतनी उनको और भी जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो लगानी पड़ेंगी। जितनी वो प्रोडक्शन यूनिट्स लगाएंगे स्वाभाविक है कि उनका लाभ उसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, तो वो लाभ से इसके लिए प्रोत्साहित होंगे। और जितनी इस प्रकार की उद्योग इकाइयाँ लगाएंगे तो स्वाभाविक है कि उसी के अनुसार वो लोग क्या देंगे, रोजगार भी देंगे, है ना। तो रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक तरफ उद्योगपतियों के लिए भी यह फायदा है और दूसरी तरफ तमाम प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो महंगाई बढ़ने से रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं और उत्पादन भी बढ़ता है। लेकिन यहां पे ध्यान रखे रहना है आपको कि यह उत्पादन कहीं इतना ना बढ़ जाए कि इसको खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे ही न बचे। अगर महंगाई इतनी बढ़ जाए कि पता चला कि लोग उस महंगाई को अपनी जो भी उनकी आय है उसे खरीद ही नहीं पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो उत्पादन जो अतिरिक्त रूप से बढ़ता जा रहा है, जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाता जा रहा है, वो धीरे धीरे डंप होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। और जब इकट्ठा होने लगेगा तो फिर मंदी की स्थिति भी आने लगेगी। ये भी ध्यान रखना है आपको। इसीलिए हमने कहा कि मुद्रास्फीति में एक नाजुक संतुलन बनाए रखना, इसकी एक जो गति है उसके ऊपर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इसका ना होना बहुत नुकसानदायक है और इसका ज्यादा होना तो नुकसानदायक है ही। ठीक है ना। तो ये एक ऐसी कह सकते हैं ना कि ये एक प्रकार का ब्लड प्रेशर है। अगर ये बढ़ जाए तो फिर ये हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उससे तमाम बीमारियां लग जाएंगी, है ना। इवन कि हाइपरटेंशन हो जाएगा, है ना, कोलैप्स हो सकता है व्यक्ति। और अगर ये कम हो जाए तो ये लो ब्लड प्रेशर का मरीज बना देगा अर्थव्यवस्था को। तो ये दोनों चीजों के लिए बहुत ही नाजुक संतुलन की जरूरत होती है। फिलहाल अभी आपको ये ध्यान में आ रहा है कि इससे लाभ बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। अब ध्यान रखिए, उत्पादन को ही हमने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया था कि उत्पादन ही अल्टीमेटली राष्ट्रीय आय बन जाती है, यही तो जीडीपी बढ़ाती है इसका, और यही वास्तव में नेशनल इनकम है। इस सेंस में देखिए तो क्या होगा, इस सेंस में जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो इसका मतलब हुआ कि ग्रोथ रेट बढ़ेगी, तो अर्थव्यवस्था की समृद्धि क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। और दूसरी तरफ क्या होगा, रोजगार भी बढ़ेगा। तो ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा। समझ में आ गई बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका प्रभाव व्यक्ति के लेवल पर तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। जिन लोगों की इनकम फिक्स है उनके लिए नुकसानदायक है, जिनकी फ्लेक्सिबल है उनके लिए लाभदायक है, जो हमने पहले आपको बताया। उसके बाद जब हम अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखते हैं तो रोजगार के दृष्टिकोण से, जीडीपी बढ़ाने के दृष्टिकोण से, नेशनल इनकम बढ़ाने के दृष्टिकोण से, उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिकोण से, या अल्टीमेटली ग्रोथ रेट के बढ़ने के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से ये लाभप्रद होती है। लेकिन हमें जैसा ये भी कहा कि सचेत रहना है आपको कि कहीं उत्पादन इतना ना बढ़ जाए कि लोगों के पास उसको खरीदने की क्षमता कम हो जाए, क्योंकि अगर ये संतुलन बिगड़ा तो फिर डंप की स्थिति आ जाएगी और फिर वो धीरे धीरे मंदी की तरफ चली जाएगी, स्लो डाउन की तरफ जाएगी, फिर मंदी की तरफ चली जाएगी। इसीलिए मुद्रास्फीति से जुड़े हुए दो शब्द और हैं, इनको भी समझते चलिए। एक है अवस्फीति, ना, एक है अवस्फीति, है ना। इसको अंग्रेजी में समझिए, ज्यादा बेहतर होगा, है ना। एक है डिसइन्फ्लेशन और एक है डी इन्फ्लेशन। जैसे पहले तो क्या था, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन में दो जो प्रीफिक्स हैं वो लगाने हैं आपको, डिस और डी। डिसइन्फ्लेशन, ठीक है, या डी इन्फ्लेशन ना। ये वास्तव में जो डी इन्फ्लेशन है ये पूरी तरह से स्फीति को जीरो के नीचे निगेटिव की तरफ ले जाती है, और डिसइन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन की घटती हुई रेट है।
ठीक है ना। तो जब इन्फ्लेशन की जो रेट है, इन्फ्लेशन की जो दर है, अगर उसमें कमी आने लगती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, इसको हम लोग एक इस तरह के ग्राफ से समझ सकते हैं। फर्ज करिए कि इसमें इन्फ्लेशन दिखाई गई है, इसमें जो कमोडिटीज हैं और सर्विसेज हैं ये दिखाई गई हैं। तो ये क्या हुआ, फर्ज करिए कि ये इस तरह से पहले बढ़ रहा है, ठीक है। यहां के बाद ये क्या हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ये इस ग्राफ का बढ़ना वास्तव में क्या है, इन्फ्लेशन है। अब ये एक लेवल पर जाने के बाद ये घटना शुरू होता है, ठीक है ना, ये घटना शुरू होता है। तो जो ये घट रहा है ये क्या है, ये डिसइन्फ्लेशन है। ये क्या है, ये इन्फ्लेशन है। तो ये इन्फ्लेशन हुई यहां तक और यहां के बाद फिर क्या हुई, डिसइन्फ्लेशन। यहां पे देखिए दर लगातार क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। अब ये जब जीरो के बाद ये जीरो के नीचे चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये डी इन्फ्लेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिसइन्फ्लेशन है और डी इन्फ्लेशन है, ये घटती हुई दर है और ये इन्फ्लेशन की नेगेटिव दर है, एक अंतर। और दूसरा इससे भी इंपॉर्टेंट अंतर वो ये है कि जो जैसे आपने देखा कि इन्फ्लेशन में रोजगार और उत्पादन एक लेवल तक बढ़ता चला जाता है, तो ध्यान रखना है आपको कि डिसइन्फ्लेशन में रोजगार पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी लोग बेरोजगार नहीं होते, लोगों की नौकरियां नहीं जाती हैं, तो इसलिए ये बुरी चीज नहीं है। लेकिन जब वो जीरो से नीचे चला जाता है तो वहां पर लोग छटनी शुरू हो जाती है, लोगों के रोजगार चले जाने लगते हैं, रोजगार के अवसर कम होने लगते हैं, जो लोग रोजगार में होते हैं उनको भी नौकरी से निकाला जाने लगता है। तो जो अवस्फीति है, जिसको आप मंदी की स्थिति जानते हैं, वो तो बहुत ही खतरनाक हो जाती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा है ना, लो ब्लड प्रेशर, वो तो और ही खराब हो जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन जब ज्यादा हो जाती है तो उसको डिसइन्फ्लेशन के माध्यम से एक लेवल तक संतुलित ला करके संतुलित कर लिया जाता है, लेकिन कोशिश की जाती है कि अर्थव्यवस्था डी इन्फ्लेशन में न चली जाए, वो बिल्कुल ही ना जीरो के नीचे ना चली जाए, अन्यथा रोजगार पर भी प्रभाव पड़ता है। तो एक अंतर ये हुआ, घटती हुई दर, नेगेटिव दर। दूसरा अंतर यह है कि डिसइन्फ्लेशन में रोजगार पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर पड़ता है, लेकिन यहां पर रोजगार पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है और बेरोजगारी बढ़ने लगती है। दो तरह से, एक तो नए तो लोग रोजगार में आते नहीं हैं, और दूसरा ये कि जो लोग रोजगार में हैं उनकी भी छटनी होने लगती है। और जब ऐसा होगा तो ये निश्चित रूप से डिमांड कम करेंगे, और जब डिमांड कम कर देंगे तो ये जो बढ़ा हुआ उत्पादन है ये बिक नहीं पाएगा। जो उत्पादन बिक नहीं पाएगा तो अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ चली जाएगी, ठीक है ना। तो अभी आपको हमने बताया कि किस प्रकार से इन्फ्लेशन की परिभाषा है, किस प्रकार से डिसइन्फ्लेशन और डी इन्फ्लेशन में अंतर है, और इसका प्रभाव व्यक्ति के स्तर पर और अर्थव्यवस्था के स्तर पर क्या सकारात्मक या नकारात्मक पड़ते हैं। अब इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, यानी WPI और CPI, इसके माध्यम से इसको किस प्रकार से नापा जाता है, और उसी प्रकार की माप में किसका प्रयोग इस वक्त किया जा रहा है, खासतौर से 2014 में उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ना। इन बातों को हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे और तब ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से हम आखिर इस इन्फ्लेशन को संतुलित रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, जिसके दो बहुत महत्वपूर्ण उपाय हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी में और दूसरी फिस्कल पॉलिसी में। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो कमेंट करिए, कुछ जिज्ञासा बची हो तो भी आप कमेंट करिए, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है तो खुद भी देखिए और इसको कोशिश करिए कि ये इन्फ्लेटरी हो जाए, बढ़ जाए, है ना, इसमें स्फीति आए, क्योंकि जितनी स्फीति आएगी उतना ही हमारे दोनों लोगों का लाभ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।